ड्रामा की स्टार्टिंग में हम यहाँ पर मास्टर कॉन्ग को देखते हैं, जो कि यहाँ पर अपने स्टूडेंट्स को ट्रेनिंग दे रहे होते हैं। लेकिन इतने में ही यहाँ पर उन्हें सेंस होने लग जाता है कि उनकी अनलकी स्टूडेंट यहाँ पर आ रही है। और ये बात सुनते ही उसके सभी स्टूडेंट्स डरने लग जाते हैं। कहते हैं कि आपको कुछ तो करना होगा, आपको उसे यहाँ पर लाने से रोकना होगा। एंड मास्टर कॉन्ग को पता है कि वो उसे यहाँ पर आने से नहीं रोक सकते, तो वो खुद ब खुद यहाँ से भाग रहे होते हैं। लेकिन जैसे ही वो हवा में उड़ने लगते हैं, यहाँ पर एक बंच ऑफ टेबल आकर उनके ऊपर गिर जाता है और वो भी नीचे की ओर गिर जाते हैं। एंड सभी स्टूडेंट्स यहाँ पर घबराए हुए थे और वहाँ पर वो अनलकी स्टूडेंट यानी कि शाओ भी आ जाती है, जिससे तो कोई भी मिलना नहीं चाह रहा था। सभी लोग उससे दूर ही भागे जा रहे थे। फिर बाद में यहाँ पर शाओ भी की नज़र अपने मास्टर पर जाती है, तो फिर वो उनके पास चली जाती है, जहाँ पर वो उन्हें कहने लगती है कि आखिर आपके आईब्रोज वाइट से सीधा ब्राउन कैसे हो गए, मुझे समझ नहीं आ रहा। मास्टर यहाँ पर बोलने लग जाते हैं कि मैंने तो तुम्हें बहुत बड़ा काम करने के लिए भेजा था, जहाँ पर तुम्हें तो भी नेगेटिव शक्तियों को हटाना था। शाओ भी कहती कि हाँ, मैंने तो वो ऑलरेडी कर लिया है। एंड यहाँ पर मास्टर को पता होता है कि ये लड़की तो कभी भी कोई काम बहुत जल्दी कर ही लेती है, लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि वो इतना जल्दी आ जाएगी, जहाँ पर इन सभी को यहाँ से भागना ही होगा। तो फिर यहाँ पर वो उसे कुछ बोलने लगता है, लेकिन शाओ भी उन्हें रोक लेती है एंड कहती है कि देखो देखो, अभी अगर मुझे कहीं पर भी भेज दो तो फिर मैं नहीं जाने वाली हूँ, क्योंकि मैं तो यहाँ पर आपके साथ ही रहना चाहती हूँ। मेरे मॉम डैड तक तो मुझे बचपन में यहाँ पर भेज दिया, और आप ही मेरे ग्रैंडपा हो, जो कि यहाँ पर मेरे ग्रैंडपा जैसी देखभाल करते हो। मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाने वाली हूँ। एंड यहाँ पर जब वो मास्टर कॉन्ग को पकड़ रही होती है, तब उन्हें करंट लग रहा होता है। फिर इसके बाद में यहाँ पर उसका एक स्टूडेंट आ जाता है, जो कि इसे यहाँ पर लू की फैमिली बताने लगता है। एंड बाद में यहाँ पर मास्टर उसका और यहाँ पर शाओ का फॉर्चून चेक करने लग जाते हैं एंड कहते कि देखो, लू फैमिली का इकलौता ग्रैंडसन है, तो फिर मुझे लगता है कि तुम्हें जाकर उसके साथ में शादी करनी चाहिए। तुम दोनों की शादी के बाद यहाँ पर तुम्हारा जो अनलक वाला लक है वो सीधा अनलक में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी कि तुम्हारे यहाँ पर ज़्यादा प्रॉब्लम्स नहीं आएंगे। शाम भी यहाँ पर कंफ्यूज हो जाती है कि आखिर शादी से ये सब कैसे हो सकता है। फिर बाद में यहाँ पर उसके मास्टर से एक्सप्लेन करने लग जाते हैं, कहते कि देखो, अगर ज़िंदा रहना चाहती हो तो तुम्हें ये करना तो होगा ही। फिर बाद में यहाँ पर शाबी सोच पड़ जाती है, जहाँ पर उसके मास्टर बिना कोई वक्त ज़ाया किए यहाँ पर उसे तुरंत ही वहाँ से भेज देते हैं। फिर इसके बाद में हम यहाँ पर शाबी की फैमिली को देखते हैं, जहाँ पर उसकी एक सिस्टर भी होती है जिसका नाम डेजी होता है। एंड यहाँ पर उसके पूरे घर वाले अपने वेडिंग गिफ्ट को देख रहे होते हैं, यानी कि ये ब्राइड्स गिफ्ट होता है, जहाँ पर उनके पास में ढेर सारी चीज़ें थी जो कि यहाँ पर लू की फैमिली से आई हुई थी। एंड आंटी यहाँ पर कहने लग जाती है कि पैसों के मामले में तो उनके पास कमी किसी चीज़ की भी नहीं है, लेकिन अगर बात की जाए उनके इकलौते बेटे की, तो फिर यहाँ पर वो बहुत ही ज़्यादा शॉर्ट टेम्पर है। आखिर मैं उसकी शादी मेरी प्यारी डेजी के साथ कैसे करवा सकती हूँ। फिर बाद में यहाँ पर आंटी को याद आता है शाबी के बारे में, तो वो सोच पड़ जाती है, कहती कि लगता है अब शाबी का टाइम आ गया है, जहाँ पर उसे माउंटेन में सिटी में लाना ही होगा, जिसके बाद में यहाँ पर वो उस फैमिली में शादी करेगी और फिर जो होगा वो देखा जाएगा। डेजी यहाँ पर कंफ्यूज हो जाती है, कहती है कि लेकिन वो तो बैड लक मानी जाती है, तो फिर अगर उसने यहाँ पर उसके साथ शादी की तो पॉसिबिलिटी है कि वो उसके हस्बैंड का डेथ बन सकती है। यहाँ पर आंटी कहते कि देखो, इंजाम हमारे ऊपर थोड़ी ना लगेगा, जो भी होगा वो शाओ भी देखेगी, हमें तो बस इन ज्वेलरी, पैसों, डायमंड और इन सारी चीज़ों से मतलब है और कुछ भी नहीं। डेजी कहते कि सही कहा, ऐसे भी मैंने सुना है कि उसे कोई तो बीमारी है एंड यहाँ पर वो ज़्यादा दिन तक शायद से जिंदा नहीं रह पाएगा। फिर इसके बाद में हम यहाँ पर लू फैमिली के बेटे को देखते हैं, जो कि मिस्टर हुओ होता है। एंड यहाँ पर एक एम्प्लॉय ने उसे बिट्रे किया हुआ था, जहाँ पर वो चिल्ला कर और गिड़गिड़ा कर उससे माफ़ी मांगने जा रहा था ताकि वो उसकी जान को बख्श देते। लेकिन यहाँ पर मिस्टर हुओ होते हैं बड़े शॉर्ट टेम्पर और उन्हें ऐसे बिट्रे करने वाले लोग बिल्कुल नहीं पसंद। और तो यहाँ पर उसके चीखने चिल्लाने की आवाज़ ऑफिस के बाहर तक जा रही थी, जिसे सुनकर सभी एम्प्लॉय के आसपास में ये पर डर का माहौल बन चुका था। दोस्तों, यहाँ पर हुओ अपने गार्ड्स को ऑर्डर दे देता है, जहाँ पर वो गार्ड उस एम्प्लॉय को घसीटते हुए लेकर जाते हैं। एम्प्लॉयज़ तक यहाँ तक ये कह रहे थे कि आखिर कोई पागल ही होगा जो कि यहाँ पर मिस्टर हुओ से पंगा लेने की कोशिश करेगा। लेकिन फिर बाद में यहाँ पर मिस्टर हुओ के हाथ में अचानक से पेन आ जाता है, जिस पेन की वजह से वो ज़मीन पर गिर जाता है। एंड यहाँ पर वो किसी को हेल्प भी नहीं मांग सकता था, क्योंकि वो कुछ बोल ही नहीं पा रहा था। उसका असिस्टेंट यहाँ पर डोर पे उससे अंदर आने की परमिशन मांगते रह रहा था, लेकिन वो बोल ही नहीं पा रहा था। फिर असिस्टेंट जैसी डोर ओपन करता है, वो हुओ को ऐसा ज़मीन पर देख कर डर जाता है। फिर इसके बाद में यहाँ पर वो चुपचाप जाकर बाहर खड़ा
खड़ा हो जाता है क्योंकि उसे ऑलरेडी इस तरीके के ऑर्डर्स मिले हुए थे कि कल को यहाँ पर मिस्टर हुओ को अगर कोई ऐसे अटैक आता है तो फिर उसे यहाँ पर चुपचाप रहकर बस बाहर खड़े रहना है और 5 मिनट तक इंतज़ार करना है। फिर बाद में यहाँ पर हुआ बाहर आ जाता है एंड वो लोग उनके घर पर पहुँच जाते हैं एंड बाद में असिस्टेंट उसे बताने लग जाता है कि यहाँ पर किम फैमिली की सबसे बड़ी बेटी आई हुई है और तो वो थोड़ी सी मिस्टीरियस लग रही है क्योंकि वो बहुत टाइम से माउंटेन्स पर रहती थी लेकिन अब वो सिटी वापस आ चुकी है जहाँ पर आपकी शादी उसके साथ होने वाली है, लेकिन पता नहीं कि आप दोनों कंपैटिबल हो भी या फिर नहीं। वो यहाँ पर अपने असिस्टेंट से कह देता है कि देखो ये शादी सिर्फ और सिर्फ ग्रैंडमा की खुशी के लिए हो रही है, तो वो कोई भी लड़की हो इससे मुझे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। एंड यहाँ पर वो लोग अपने घर के अंदर जा रहे होते कि इतने में यहाँ पर उड़ते हुए हमारी शाह भी आ जाती है जो कि उसकी कार पे सूट कराती है। एंड असिस्टेंट को यहाँ पर ये सब देखकर अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। फिर इसके बाद में यहाँ पर शाह भी पीछे से मिस्टर हुओ को देखती है जहाँ पर वो हुओ के फेस पर एक रेड कलर का मार्क देखती है और वो समझ जाती है कि इसकी जो डिजीज़ है वो बहुत जल्दी स्प्रेड हो रही है। तो वो जाकर उसकी चीज़ को टच करती है एंड उसे टेंशन लेने से मना करती है और हुओ चेहरा गुस्से वाला जहाँ पर वो उसे ढकेल देता है। असिस्टेंट भी मनी मन ये सोच रहा होता है कि आखिर ये ब्रेव लड़की है कौन जो यहाँ पर मिस्टर हुओ को टच करने की कोशिश की थी। शाह भी कहते कि अरे तुम गुस्सा क्यों हो रहे हो, मैं तुम्हारी वाइफ हूँ और बहुत जल्दी हमारी शादी होने वाली है तो फिर तुम टेंशन मत लो। दूसरा यहाँ पर शाह भी नोटिस करती है कि हुओ में से बैड वाली एनर्जीज आ रही होती है यानी कि ईवल एनर्जीज। तो फिर यहाँ पर हुओ को गुस्सा आ जाता है जहाँ पर वो कहते कि जाओ जाकर किम फैमिली में कह दो कि ये शादी जो है अब कैंसिल हो चुकी है। शाह भी कहते कि अरे वाह तुम कितने ज़्यादा अच्छे हो, तुम नहीं चाहते ना कि शादी के बाद मैं इस तरीके से विधवा रहो, तुम तो बहुत ही अच्छे इंसान हो। लेकिन यहाँ पर हुओ का तो रीज़न कुछ और ही होता है। शाह भी उसे कही जाती है कि देखो तुम टेंशन मत लो, सारी चीज़ें मैं सॉर्ट कर दूंगी। एंड वो सभी लोग अंदर की ओर बढ़े जा रहे थे जहाँ पर एक स्टाफ एक प्लांट को अच्छे से रख रही होती है, लेकिन यहाँ पर वो गिरने वाला था तो तुरंत यहाँ पर शाह भी अपनी स्पीड से भाग कर आती है और इस प्लांट को पकड़ लेती है जहाँ पर वो टूटने से बच जाता है। लेकिन यहाँ पर जैसे ही वो उस फ्लावर को टच करती है वो फ्लावर जितने अच्छे से ग्लो कर रहे थे उतने ही बिगड़े हुए में ड्राई हो जाते हैं। फिर उसे याद आता है कि हुआ तो अंदर क्यों चला गया तो वो उसके पीछे पीछे भाग कर जाती है जहाँ पर वो उस पर यकीन दिलाने के लिए कहती है। हुआ कहता है कि देखो मैं टाइम वेस्ट करना बंद करो। शाह भी कहते कि देखो मुझे अच्छे से पता है कि तुम्हारे साथ प्रॉब्लम क्या हो रही है, तुम यहाँ पर अपने इमोशंस कंट्रोल नहीं रख पा रहे हो, तुम बार बार गुस्सा हो जाते हो एंड गुस्सा होने के बाद तुम्हारे पूरे बॉडी में एक वियर टाइप का पेन आता है और ये जो मार्क तुम्हारे फेस पर है वो देखना धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। वो यहाँ पर कंफ्यूज हो जाता है, पूछता है कि आखिर तुम्हें ये सब कैसे पता है। शाह भी बाद में यहाँ पर फॉर्च्यून चेक करने लग जाती है जहाँ पर उसे ग्रैंडमा का फॉर्च्यून नजर आता है एंड वो डेंजर में होती है तो वो तुरंत ही उसे ग्रैंडमा के पास ले जाने के लिए कहती है। लेकिन यहाँ पर हुआ उसे कहता है कि देखो यहाँ पर ढोंग करना बंद करो और मेरी ग्रैंडमा को बीच में ना लाओ तो ही बेहतर होगा। दूसरा यहाँ पर स्टाफ भागते भागते आता है एंड ग्रैंडमा की हेल्थ के बारे में बताता है कि वो बहुत ज़्यादा ही सीरियस हो गई है। तो फिर यहाँ पर वो ऊपर भाग कर चला जाता है। दूसरा यहाँ पर शाबिर स्टाफ से ग्रैंडमा का रास्ता पूछने लग जाती है एंड वो यहाँ पर उसे ग्रैंडमा का रूम बताता है जहाँ पर जैसे वो उसे टच करती है तो उसके ऊपर लाइट्स गिरने वाली थी लेकिन वो बच जाता है। एंड फिर बाद में शाबी यहाँ पर उसे माफ़ी मांगती है और हमें पता चलता है कि शाबी के पास सचमुच बहुत बड़ा बैड लक है जहाँ पर वो जो भी चीज़ों को टच करती है वो हमेशा ख़त्म होने ही आती है एंड उनका एंड हो जाता है। फिर बाद में यहाँ पर डॉक्टर ग्रैंडमा को चेक कर रहे होते हैं जहाँ पर वो कहते हैं कि ग्रैंडमा की जो सांस है धीरे धीरे बंद होने लग जाएंगी, इसलिए हमें यहाँ पर उन्हें इलेक्ट्रिक शॉक देना ही होगा ताकि उनकी सांसें वापस नॉर्मल हो जाए। फिर इसके बाद में यहाँ पर तो शाबी भी आ जाती है जहाँ पर वो आसपास की एनर्जीज को देखने लग जाती है और अपने टेल संभोलने लग जाती है। इतने में यहाँ पर एक आंटी भी होती है जो उसे देखकर चिड़चिड़ करने लगती है, कहते हैं कि तुम हमें इस वास को ऐसे क्यों देख रहे हो, अगर ये वास टूट गया तो तुम क्या पैसे दोगे इसके लिए। शाबी कहते हैं कि हाँ मेरा हस्बैंड इतना ज़्यादा रिच है तो मुझे तुम्हें पैसे पे करने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। दोस्तों यहाँ पर ये आंटी अपना नाटक शुरू कर देती है कि आखिर ग्रैंडमा उन्हें छोड़कर कैसे जा सकती है। वो यहाँ पर गुस्से में उन्हें कहने लग जाता है कि अभी तक मेरी ग्रैंडमा को कुछ हुआ नहीं है, नेगेटिव बातें बोलना बंद करो। एंड डॉक्टर यहाँ पर उन्हें फ्यूनरल प्रिपेयर करने के लिए कह देते हैं जिसके बाद में यहाँ पर हुआ का गुस्सा तो और भी ज़्यादा बढ़ने लग जाता है एंड शाबी और उसकी ओर से जो ब्लैक एनर्जीज आ रही थी उसे देखने लग जाती है जो कि धीरे धीरे बढ़ रही थी। तो वो यहाँ पर वो उसे काम डाउन होने के लिए कहती है और वो खुद अपने मेडिसिन को निकालती है, लेकिन जैसे वो ग्रैंडमा को देने जा रही थी वो ग्रैंडमा के ऊपर ही गिर जाती है। एंड इसके बाद में यहाँ पर ग्रैंडमा की नोज़ में से एक ब्लड वाला सिल्कवर्म आता है जिसका नाम ब्लड वर्म होता है। एंड यहाँ पर वो सभी लोग उस चीज़ को देखकर शॉक हो जाते हैं।
बाद में शाबी यहाँ पर उस वॉर्म को अपने एक बकेट में कैरी कर लेती है और उसे बंद कर रख देती है, बोलते कि वेस्टर्न साइड का बहुत ही बुरा ब्लड वॉर्म है। दूसरी यहाँ पर आंटी सोच रही होती है कि आखिर इस लड़की को इस ब्लड वॉर्म के बारे में कैसे पता है। यहाँ पर हुआ को तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। बाद में यहाँ पर शाबी उसे बताने लग जाती है कि ग्रैंडमा की हेल्थ कोई जानबूझकर खराब कर रहा है और ये वॉर्म उन्होंने उसे दिया था। साथ साथ यहाँ पर जो वेसल्स रखे हुए यानी कि ये वास और ये बाउल ये भी इविल स्पिरिट्स वाले हैं, जिस वजह से यहाँ से भी सारी चीज़ें हो रही थी। दूसरा यहाँ पर उस आंटी को गुस्सा आ जाता है तो वो यहाँ पर वो शाबी को खींचकर बाहर निकालने लगती है, कहती है कि कुछ भी बोलना बंद करो। लेकिन यहाँ पर शाबी को टच करती उस आंटी को करंट लगने लग जाता है, जो कि बहुत बड़ा करंट होता है। फिर बाद में यहाँ पर वो उसे वार्न करती है कि मुझे गलती से भी टच मत करना वरना आपकी लाइफ तो ख़राब हो सकती है। इसके बाद में यहाँ पर वो मेडिसिन निकाल देती है। दूसरा यहाँ पर वो गुस्से में आ जाता है, जो कह रहा होता है कि आखिर कौन है वो जिसने इस वास को और इस बॉल को मेरी ग्रैंडमा के कमरे में रखा, साथ साथ उन्हें इस तरीके का पॉइजन दिया। फिर बाद में यहाँ पर वो आंटी कहने लग जाती है कि न जाने कौन होगा वो, उसे तो मैं छोड़ूंगी नहीं। एंड मन ही मन बोल रही होती है कि रहने दो, जब तक मैं यहाँ पर कन्फेस करूंगी नहीं तब तक किसी को नहीं पता चलेगा कि ये तो मैंने किया हुआ है। दूसरे यहाँ पर शाबी ग्रैंडमा को मेडिसिन दे देती है एंड यहाँ पर हुआ को गुस्सा आ जाता है कि आखिर तुम मेरी ग्रैंडमा को कौन सी मेडिसिन देने की कोशिश कर रही हो। दूसरे यहाँ पर डॉक्टर होते हैं जो कि यहाँ पर शाबी पर चिल्लाने लग जाते हैं कि आखिर तुम मेरे पेशेंट को ऐसा कुछ भी नहीं खिला सकती। यहाँ पर शाबी उन्हें एक्सप्लेन करने लग जाती है कि वो तो नॉर्मल सा मेडिसिन था जो कि बहुत ज़्यादा अच्छा है और ये चीज़ हमारे माउंटेन से बहुत फेमस भी है। लेकिन यहाँ पर हुआ को और डॉक्टर को उस चीज़ पे भरोसा बिल्कुल नहीं होता। दूसरा यहाँ पर शाबी कहते कि देखना ग्रैंडमा तुरंत ही उठ जाएंगी और अगर ऐसा नहीं हुआ तो तुम मुझसे डिवोर्स ले लेना। फिर दूसरा हम यहाँ पर ग्रैंडमा को देखते हैं जो कि धीरे धीरे होश में आने लग जाती है एंड इस चीज़ को देखकर तो वो और भी ज़्यादा शॉक हो जाता है। डॉक्टर तो सीधा शाबी के पास चले जाते एंड उसे माँ सिर बुलाकर उसे माफ़ी मांगने लग जाते, लेकिन जैसे यहाँ पर वो उसका हाथ टच करते उनके फीट पर बड़े ज़ोर से कुछ गिर जाता है, जहाँ पर उनके फीट पर बहुत पेन होने लग जाता है। फिर बाद में यहाँ पर वो अपनी ग्रैंडमा से बताता है कि शाबी ने आपकी जान बचाई है। साथ साथ यहाँ पर शाबी अपने आप को एज ए हुआ की फियांसे इंट्रोड्यूस करवाती है। ग्रैंडमा यहाँ पर उसे अपने पास बुलाती तो है लेकिन वो उसके पास जाती नहीं है, कहते कि नहीं मैं जितनी दूरी बनाकर रखूँगी उतना सबके लिए बेटर होगा। एंड यहाँ पर वो अपने बैड लक के बारे में बताने लग जाती है। फिर उसे याद आता है कि हो और शाबी अगर कंपैटिबल है तो फिर यहाँ पर अगर वो हुआ को टच करेगी तो उसके साथ कुछ बुरा नहीं हो सकता। इस वजह से यहाँ पर वो हुआ के पास जाकर उसे हक करने लग जाती है। दूसरे यहाँ पर वो आंटी शाबी को बड़े गुस्से में देख रही होती है कि इसकी वजह से आज ये बुढ़िया बच गई, वरना आज तो इसका काम ही खत्म हो जाता। यहाँ पर शाबी को यकीन नहीं हो रहा था कि हुआ को कुछ हो नहीं रहा है, तो फिर यहाँ पर तो उसकी वो ऊपर ही चढ़ जाती है, जहाँ पर वो बड़ी खुश हो जाती है, कहती कि मास्टर ने सही कहा था। एंड यहाँ पर वो शादी के लिए 100% रेडी हो जाती है। लेकिन वो आंटी बोलने लगती कि शादी और तुम दोनों की बिल्कुल नहीं, तुम में तो ज़रा सी भी शर्म नहीं है। हम जैसे एल्डरली पीपल के सामने तुम यहाँ पर उसे हक कर रही हो, तुम्हें ज़रा सा शर्म नहीं आती क्या। शाबी यहाँ पर साफ साफ कह देती है कि हम आपकी बात क्यों सुने, हम तो अभी जाकर यहाँ पर अपना मैरिज सर्टिफिकेट लेकर आएंगे। दोस्तों यहाँ पर ग्रैंडमा बोलने लगती कि हाँ जाओ जाओ और अपना मैरिज सर्टिफिकेट लेकर आओ, तब तक मैं यहाँ पर तुम्हारे वेडिंग रूम को प्रिपेयर कर तक रखती हूँ। और देखना तुम एकदम अच्छी फैमिली की तरह रहना और बहुत जल्दी मुझे प्यारा से या प्यारी से ग्रैंडसन और ग्रैंड डॉटर दे देना। दूसरा बाद में यहाँ पर हुआ को वो वास और वो बाउल याद आता है तो वो ग्रैंडमा को पूछने लग जाता है कि आखिर ये ईवल वाली चीज़ें आपके यहाँ पर क्या कर रही है और ये चीज़ आपको किसने दी और किसने इन चीज़ों को इस घर पर लाया। तो यहाँ पर ग्रैंडमा कहने लग जाती है कि तो मैंने लाया और मुझे ये पसंद आया था। यहाँ पर हुआ को ग्रैंडमा पर भरोसा नहीं होता। ग्रैंडमा कहते कि देखो मैंने लाया है तो मुझे पता होगा। दोस्तों यहाँ पर आंटी को तसल्ली मिलती है, उन्हें लग रहा था कि लगता है इस बुढ़िया को तो कुछ याद ही नहीं है। वो दूसरा यहाँ पर आंटी को देखकर कहने लग जाता है कि अगर कोई भी मेरी ग्रैंडमा को नुकसान पहुँचाने की कोशिश करेगा तो मैं उसकी लाइफ के साथ बहुत अच्छे से खेलने वाला हूँ। दूसरे यहाँ पर शाबी कहते हैं कि बाद में खेल लेना, पहले चलो चलकर हम मैरिज सर्टिफिकेट लेते हैं। एंड यहाँ पर आने वाला डॉक्यूमेंट्स लेकर दरवाजे के थ्रू नहीं बल्कि विंडो से उड़ते हुए जाते हैं, जहाँ पर हुआ की तो सांस ही अटक जाती है। दोस्तों यहाँ पर आंटी भी ये चीज़ को देखकर शॉक हो जाती है। फिर बाद में यहाँ पर ग्रैंडमा आंटी को यानी कि अपनी बड़ी बहू को वहाँ पर बुलाती है एंड आंटी यहाँ पर उसे थप्पड़ लगा देती है, कहती है कि चीज़ें तो तुमने यहाँ पर ला कर रखी है, नेक्स्ट टाइम से ऐसा करने की कोशिश करना भी मत। हुआ था इसलिए मैंने उसे कुछ कहा नहीं, वरना वो तो तुम्हारी लाइफ हेल बना देता, लेकिन नेक्स्ट टाइम अगर तुमने ऐसा कुछ भी किया तो मैं तुम्हारी लाइफ हेल बना कर रख दूंगी। बाद में यहाँ पर वो आंटी रोने का नाटक करती है, कहती है कि मुझे नहीं पता कि ये चीज़ें ईविल होंगी, मुझे लगा कि आपको ये चीज़ें बहुत पसंद आएंगी, इसके लिए मैं यहाँ पर आपके लिए लेकर आई।
ग्रैंडमा यहाँ पर उसे वार्निंग देने लगती है कि याद रखना कोई सेकंड चांस तुम्हें नहीं मिलने वाला। एंड मनी मनी यहाँ पर आंटी शाबी को कर्ज कर रही होती है। दोस्तों यहाँ पर शाबी और हुआ पहुंच जाते हैं मैनेजर स्टेशन, जहाँ पर हुआ को तो उल्टी आने लग जाती है। फिर वो लोग तुरंत ही अंदर चले जाते हैं अपना सर्टिफिकेट बनाने के लिए। स्टाफ तो यहाँ पर शाबी से एक बार कंफर्म भी करती है कि क्या आपको पक्का यहाँ पर शादी करनी है एंड आप ये शादी ज़ोर ज़बरदस्ती में तो नहीं कर रही हो। शाबी कहती कि हाँ मैं अपनी मर्जी से शादी कर रही हूँ। फिर बाद में यहाँ पर उन्हें उनका मैरिज सर्टिफिकेट मिल जाता है, जिसके बाद में यहाँ पर वो लोग बाहर आते हैं। शाबी कहती कि चलो मैं तुम्हें ऑफिस छोड़ाती हूँ, लेकिन यहाँ पर वो उसे रोक देता है। कहता है कि मैं अब और उड़ के नहीं जा सकता, मैं अपने असिस्टेंट को बुला लेता हूँ। शाबी बोलते कि ठीक है चलो मुझे भी एक बार कार में बैठकर देखना है। जिसके बाद में यहाँ पर असिस्टेंट उन्हें पिकअप करने के लिए आता है। शाबी तो यहाँ पर कार के अंदर बैठकर अपने सर्टिफिकेट के साथ में फोटोज क्लिक कर रही होती है। जिससे यहाँ पर हुआ को कॉल आ जाता है, तो फिर वो बात करने के लिए थोड़ा दूर निकल जाता है। असिस्टेंट यहाँ पर शाबी को कह रहा होता है कि आप तो यहाँ पर मिस्टर हुआ की फैमिली के लिए बहुत अच्छा ही गुड लक हो। आपकी वहाँ पर जाती ग्रैंडमा तुरंत ही ठीक हो गई। लेकिन दोस्तों यहाँ पर उसकी नज़र हुआ पर जाती है, जहाँ पर एक बड़ी सी ट्रक हुआ को टक्कर मारने वाली थी। इतने में यहाँ पर शाबी भाग कर आ जाती है, जो कि अपने पावर की मदद से और अपनी मैजिक की मदद से उस ट्रक को रोक देती है एंड यहाँ पर वो हुआ की जान को बचा लेती है। फिर बाद में यहाँ पर वो अपने आर्म्स को देखती है, जहाँ पर नंबर लिखे हुए होते हैं एंड अगर नंबर कम हो जाए तो इसका मतलब ये है कि नेगेटिव एनर्जी यानी कि ईवल वाली चीज़ें भी कम हो रही है। बट यहाँ पर उसका जो नंबर होता है वो तो बढ़ता जा रहा था। तब यहाँ पर वो समझ जाती कि अभी तक चीज़ें सॉर्ट नहीं हुई है। फिर बाद में यहाँ पर वो उसके पास जाती है तो नंबर थोड़ा कम हो जाता है। इस वजह से यहाँ पर वो उसे चिपकने लग जाती है, जहाँ पर असिस्टेंट उन्हें देखकर शर्माने लग जाता है एंड कहता है कि लगता है सर और मैडम की जोड़ी कुछ ज़्यादा ही अच्छे से बन रही है। फिर बाद में यहाँ पर वो लोग घर पर पहुँच जाते हैं, जहाँ पर ग्रैंडमा उनके सर्टिफिकेट को देखकर बहुत खुश होती है। कहती कि मैंने तुम्हारे रूम्स की सारी अरेंजमेंट कर रखी है एंड शाबी यहाँ पर बड़ी खुश हो जाती है। कहती कि देखना मैं यहाँ पर मेरे हस्बैंड हुआ का साथ कभी भी नहीं छोड़ूंगी। एंड यहाँ पर हुआ उससे इरिटेट हो रहा था। फिर इतनी देर में यहाँ पर उनका एक और पोता जी आ जाता है, जहाँ पर जी आती ही ग्रैंडमा से बोलने लगता है कि ग्रैंडमा आप अभी तक जिंदा हो। ग्रैंडमा को यहाँ पर गुस्सा आ जाता है। वो कहती कि क्यों तुम मुझे यहाँ पर मारना चाहते हो क्या। जी बाद में यहाँ पर माफ़ी मांगने लग जाता है। कहता है कि नहीं नहीं मैं तो बहुत खुश हूँ आपको इस तरीके से देख के। फिर यहाँ पर वो अपनी मम्मा से पूछने लग जाता है कि आखिर ये बुढ़िया मरी क्यों नहीं है। और इसकी मम्मा बता रही होती है कि हमने जो चाल रची थी वो तो ठीक थी, लेकिन इस लड़की की वजह से यानी कि शाबी की वजह से हमारा प्लान चौपट हो गया। हमें सबसे पहले घर से इसे बाहर निकालना होगा, फिर बाद में हम यहाँ पर कुछ कर सकते हैं। बाद में यहाँ पर जी शाबी के बारे में पूछने लग जाता है, जहाँ पर उसे पता चलता है कि वो उसके सिस्टर इन लॉ है। तो उसे शाबी से कहने लगता है कि तुम पक्का श्योर हो कि यहाँ पर तुम यहाँ पर हुआ जैसे लड़के के साथ शादी करना चाहती हो। शाबी को यहाँ पर समझ आ जाता है कि वो हुआ को अगली बुला रहा है। तो वो यहाँ पर वो हुआ से कहने लग जाती है कि वो तुमसे छोटा है और वो तुम्हारे साथ बदतमीजी से बात कर रहा है, तुम आखिर उसे कुछ कहोगे नहीं। हुआ कहता है कि मैं क्या ही कह सकता हूँ, जो भी उसने कहा है सच का है। शाबी कहती है कि मेरा हस्बैंड है, मैं उसे बुली होने देना बिल्कुल नहीं सकती। एंड यहाँ पर वो चली जाती है जी के पास में एंड जाकर बस उसे टच कर आ जाती है, जहाँ पर वो जी को बोलते कि देखो ये तुम्हारा बड़ा भैया है तो इसके अकॉर्डिंग तुम्हें इससे माफ़ी मांगनी चाहिए, तुम इससे बदतमीजी के साथ तो बात नहीं कर सकते। जी को यहाँ पर गुस्सा आ जाता है और वो शाबी की ओर बढ़ने लगता है और वो फिसल कर ही नीचे गिर जाता है, जहाँ पर सभी लोग हंसने लग जाते हैं। दोस्तों यहाँ पर स्टाफ को समझ नहीं आ रहा था कि अभी मैंने यहाँ पर पोछा मारा था तो वापस से ये जो ज़मीन है स्लिपरी कैसे बन गई। फिर इसके बाद में यहाँ पर हुआ शाबी से बोलने लग जाता है कि जब तक तुम मेरे साथ रहोगी तब तक क्या यहाँ पर मेरी चीज़ें ठीक हो सकती है। शाबी कहती कि उसकी गारंटी तो मैं नहीं दे सकती, लेकिन हाँ मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करके रहूँगी, मैं तुम्हें बुली होने नहीं दूँगी। एंड यहाँ पर हुआ फर्स्ट टाइम स्माइल करने लग जाता है। दोस्तों यहाँ पर जी अपने ब्लेजर में से एक इनविटेशन निकालता है, जो कि अवार्ड वाले इवेंट का होता है। कहते कि देखो तुम अपनी शक्ल की वजह से वहाँ पर जा नहीं सकते, तो लगता है इस बार भी मुझे वहीं पर जाना होगा। हुआ यहाँ पर बोलता है कि नहीं इस इवेंट में मैं जाऊँगा, भले मेरे फेस ऐसा है तो क्या हुआ, लेकिन मेरी अक्ल तो तुमसे भी ज़्यादा अच्छी है। बाद में असिस्टेंट भी सेम चीज़ कहता है, जहाँ पर आंटी असिस्टेंट को अपना मुंह बंद रखने के लिए कहती है। तो फिर यहाँ पर असिस्टेंट बताने लग जाता है कि मोस्ट ऑफ द इवेंट्स यहाँ पर मिस्टर जी ने अरेंज किए हैं और वही वहाँ पर गए, जिस वजह से लोगों को लगता है कि वो लू फैमिली का सबसे बड़ा बेटा है। तो अगर इस इवेंट में आप चले जाएंगे तो फिर यहाँ पर ये रूमर्स ब्रेक हो जाएगा, तो ये हम सब के लिए अच्छी बात है। फिर बाबा यहाँ पर शाबी को गुस्सा आने लग जाता है कि आखिर ये लोग यहाँ पर हुआ को इतना ज़्यादा क्रिटिसाइज क्यों कर रहे हैं।
और ऐसा लग रहा है कि जैसे ये लोग जानबूझ कर ये सब कर रहे हैं ताकि बेचारा स्ट्रेस और डिप्रेशन में आ जाए। तो फिर यहाँ पर वो मैजिकल से यानी कि अपनी पावर से उस इन्विटेशन को अपने पास खींच लेती है। कहती है कि देखो वो यहाँ का सबसे बड़ा बेटा है, तो फिर वही इस इवेंट में जाकर रहेगा। दोस्तों यहाँ पर वो का मोरल डाउन हो जाता है। वो कहना जाने भी दो, मैं आके जाकर वहाँ पर क्या करूँगा, ऐसे सारे इवेंट्स मेरे लिए नहीं बने और मेरे फेस पर ये मार्क देखकर किसी को भी अच्छा नहीं लगेगा। ग्रैंडमा को यहाँ पर गुस्सा आ जाता है। वो कहती कि देखो वो हमारे घर का सबसे बड़ा बेटा है, तो फिर अकॉर्डिंग टू सबसे बड़ा बेटा यहाँ पर उस इवेंट में जाना चाहिए और बेटर होगा अगर वो इस इवेंट में जाएगा। तो आगे सभी को पता भी तो चलना चाहिए कि लू फैमिली का सबसे बड़ा बेटा हुआ है। उसके बाद में छोटा बेटा जी है। यहाँ पर से जी को गुस्सा आता है तो वहाँ से चला जाता है, तो उसकी मम्मा भी यहाँ पर उसके पीछे पीछे चली जाती है। दोस्तों यहाँ पर वो कह रहा था कि जाने दो ना, हमें इस इवेंट में जी को जाने देना चाहिए क्योंकि यहाँ पे मेरे माँ की वजह से हमें और तुम्हें भी वहाँ पर बहुत एम्बेरस फील होगा। शामी कहती कि देखो मैं यहाँ पर तुम्हारे इस मार्क को क्लियर कर सकती हूँ। वो कहते कि पॉसिबल नहीं है, मैंने यहाँ पर यूएस के सबसे बड़ी डॉक्टर को तक ये पता है, जिस वजह से यहाँ पर डॉक्टर्स भी चीज़ को सॉर्ट नहीं कर सकते, तो तुम क्या ही कर सकती हो। शामी कहती कि मुझ पर भरोसा रखो, जब तक तुम मुझे किस और हक करोगे तब तक सारी चीज़ें अच्छी होंगी। ग्रैंडमा यहाँ पर शर्माने लग जाती है। कहती कि तुम दोनों यहाँ पर आपस में बात करो, तब तक मैं यहाँ से जाती हूँ। और हाँ, अपने वेडिंग रूम में जाना भूलना मत। फिर बाद में यहाँ पर शामी ज़बरदस्ती हुओ को बेडरूम में लेकर चली जाती है। फिर इसके बाद में यहाँ पर ग्रैंडमा बाहर खड़ी होकर उनकी बातों को सुन रही होती है। तो उन्हें लगता है कि उनका ये ग्रैंडसन कुछ ज़्यादा ही वीक है, उन्हें ग्रेट ग्रैंडसन नहीं मिल सकता, तो वो मेडिसिन ढूंढने के लिए निकल पड़ती है। एंड यहाँ पर अंदर शामी हुओ के फेस पे एक्यूपेंचर कर रही होती है, जहाँ पर निडल की मदद से वो वहाँ पर उसके फेस के मार्क को हटा रही थी और उसमें बेचारे हुओ को बहुत ज़्यादा ही पेन हो रहा होता है। शामी कहते कि बस एक बार और मुझे ये प्रोसेस स्टार्टिंग से दोहराना होगा, लेकिन वो यहाँ पर कहता है कि नहीं नहीं, इतना पेन से तो अच्छा है कि मैं खुद ही मर जाऊँ, मैं नहीं जाना चाहता उस अवार्ड फंक्शन में। शामी में कहती कि तुम तो मैन हो ही नहीं, न जाने तुम्हें कितना ज़्यादा पेन होता है। एंड यहाँ पर वो कहता है कि रुको, तुम्हें अभी बताता हूँ कि मैं मैन कैसी हूँ। एंड यहाँ पर शामी समझ जाती है। वो कहती कि ठीक है, मैं खुद ही तुम्हारे पास आ जाती हूँ। एंड यहाँ पर उसे किस बनने के लिए आगे बढ़ती है, लेकिन यहाँ पर हुआ उसे अपने सामने से हटा देता है। कहता है कि कुछ भी मत सुनो, और हाँ ऐसे भी हम एक साथ नहीं रहने वाली। शामी बोलती कि देखो जो कुछ भी है वो जाए, अवार्ड फंक्शन के बाद में यहाँ पर हम साथ में रहकर रहेंगे और तुम ये चीज़ देख लेना। फिर बाद में यहाँ पर हुआ मन में सोच रहा होता है कि जिस तरीके से ग्रैंडमा के यहाँ पर ईवल शक्तियाँ आई गई थी जो कि मेरी आंटी ने की होगी, तो क्या मुझ पर भी ये सारी चीज़ें आंटी ने की होगी। फिर बाद में यहाँ पर शामी भी मन में यही सोच रही थी कि आखिर इसकी ईवल शक्तियाँ बढ़ती क्यों जा रही है, ये कम क्यों नहीं हो रही है। फिर बाद में यहाँ पर वो उसे टाइटली बैठने के लिए कहती है ताकि यहाँ पर वो अपने स्पेल की मदद से उसे ठीक कर सके। होगा यहाँ पर अभी भी डाउट होता है एंड यहाँ पर वह शामी से कंफर्म करता है, कहता है कि कल वहाँ पर उस इवेंट में ढेर सारे मीडिया वाले होंगे, तो फिर मैं नहीं चाहता कि उनके सामने यहाँ पर मेरी फैमिली का नाक नीचे हो जाए। शामी कहते कि तुम टेंशन मत लो, मैंने कहा ना कि मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करके रहूँगी और बुली होने नहीं दूंगी। फिर बाद में यहाँ पर वो अपने स्पेल को कास्ट करना शुरू कर देती है, जहाँ पर वो शक्ति इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है कि वो स्पेल करते करते खुद ही नीचे गिर जाती है। फिर बाद में यहाँ पर वो इवेंट आ जाता है जहाँ पर हम चेयरमैन जैंग को देखते हैं, जिनके साथ में कुछ लोग होते हैं एंड यहाँ पर वो सभी लोग मिलकर बैक बिच कर रहे होते हैं हुओ की और उसकी आई हुई न्यू वाइफ की। फिर बाद में यहाँ पर जी भी आ जाता है, कहता है कि मुझे लगा था कि यहाँ पर ये सब हो ही रहा होगा, तो मैंने हुओ को पहले ही कह दिया था कि यहाँ पर आने की ज़रूरत नहीं है। चेयरमैन जैंग भी यही कहता है कि देखो मुझे तो तुम्हें अवार्ड देने में बड़ा अच्छा लगेगा, लेकिन अगर वो यहाँ पर आएगा तो मेरा दिन ही खराब हो जाएगा। जी कहता है कि टेंशन मत लीजिए, इस फंक्शन में तो मैं ही आने के लिए कह रहा था, लेकिन वो इतना ढीठ है कि वो कह रहा था कि वो भी इस फंक्शन में आकर ही रहेगा। फिर बाद में यहाँ पर जैंग जो होता है वो अपने गार्ड्स को बुलाता है एंड इस सेरेमनी का जो गेट होता है उसे बंद करने के लिए कह देता है। बोलता है कि देखना अब वो कैसे अंदर आता है, ये मैं अभी देखता हूँ। दोस्तों यहाँ पर वो अपने फेस को हाइड कर शामी के साथ आ जाता है। शामी यहाँ पर डोर को ओपन करने की कोशिश करती है, लेकिन वो समझ जाती है कि वो तो लॉक्ड है। और दोस्तों यहाँ पर यह अवार्ड सेरेमनी की शुरुआत हो जाती है, जहाँ पर होस्ट सभी को वेलकम करता है और आज के न्यू अवार्ड का अनाउंस करता है, जो कि यहाँ पर कंट्रीब्यूशन अवार्ड लू फैमिली के यंगेस्ट बेटे को मिल रहा था एंड वो नाम बताता है मिस्टर हुओ। तो जी खड़ा हो जाता है, लेकिन वो वापस से कहता है कि मिस्टर हुओ लू यहाँ पर आकर अवार्ड लेंगे। तो वो यहाँ पर चेयरमैन जैंग इशारा करता है, हो समझ जाता है। फिर बाद में जी यहाँ पर एज ए मिस्टर हुओ ऊपर बनकर चला जाता है अवार्ड लेने के लिए। हालांकि यहाँ पर कुछ लोग होते हैं
जिन्हें मिस्टर हुओ पता थे। तो सभी लोग यहाँ पर आपस में बात कर रहे होते कि आखिर ये कब से यहाँ का एल्डर सन बन गया। जी बड़ा खुश हो रहा था। इतने में यहाँ पर शाबी अपने मैजिकल पावर्स की मदद से अंदर की ओर एंट्री करती है। कहती कि ये अवार्ड लू फैमिली के सबसे एल्डेस्ट बेटे मिस्टर लू हो का है, तो फिर यहाँ पर ये अवार्ड भी उसे मिलना चाहिए। एंड यहाँ पर लू की एंट्री हो जाती है, यानी कि हो की, जिसने यहाँ पर फेस मास्क पहना होता है। सभी लोग यहाँ पर उसे मास्क के साथ देखकर न जाने कि उसे हैंडसम बुलाने लगते हैं। एंड सभी लोग यहाँ पर उसके इस फेस को लेकर बहुत क्यूरियस हो जाते हैं कि आखिर विदाउट मास्क कैसा दिखता होगा। फिर बाद में यहाँ पर जी कहने लग जाता है कि तुम इस मास्क के साथ यहाँ पर अवार्ड लेना आए हो। शाबी कहती कि देखो अब यहाँ पर लू फैमिली का एल्डर सन आ गया, तो बेटर होगा अगर तुम चुपचाप यहाँ से नीचे उतर जाओगे। तो जी साफ साफ यहाँ से उतरने के लिए मना कर देता है। कहता है कि देखो मुझे यहाँ पर चेयरमैन जैंग ने बुलाया था, जब तक वो नहीं कहते तब तक मैं यहाँ से नहीं उतरने वाला हूँ। एंड यहाँ पर जैंग उसे नीचे उतरने के लिए कहता है, जहाँ पर वो गुस्से में नीचे उतर जाता है। फिर बाद में यहाँ पर हो शाबी को नीचे इंतजार करने के लिए कहता है। शाबी कहती कि जरा देरी मत लगाना। दूसरे यहाँ पर शाबी जैंग को नोटिस करती है, जहाँ पर वो उसके आसपास भी इविल स्पिरिट्स को देखती है। बाद में यहाँ पर वो सोचने पड़ जाती है कि आखिर इसके पैर में ये क्या हो गया है। दूसरे यहाँ पर वो जाकर बैठ जाती है। एंड यहाँ पर मिस्टर हुओ को अवार्ड मिल रहा होता है, लेकिन जैंग जानबूझकर वह अवार्ड देते टाइम उसे गिरा देता है और ऐसा एक्ट करता है कि जैसे गलती से उससे वह अवार्ड गिर गया हो। एंड सभी लोग यहाँ पर ये चीज़ को समझ पा रहे थे। साथ साथ हुओ भी समझ रहा था कि वो उसकी बेइज्जती करने की कोशिश कर रहा है। एंड यहाँ पर वो सीधा उसके फेस के पटाख कर देता है। कहते कि देखो मैं जब तुम्हें अवार्ड देने जा रहा था तब मेरे दिमाग में तुम्हारा वो रेड वाला फेस आ गया, जिस वजह से मैं डर गया और ये अवार्ड मेरे हाथों से गिर गया। शाबी को गुस्सा आ जाता है। वो कहते कि सिंपैथी गेन करने की कोशिश मत करो, तुमने ये जानबूझ कर कि हम सबको पता है। फिर बाद में यहाँ पर आसपास के गेस्ट सभी लोग बातें करने लग जाते हैं और न्यूज़ मीडिया रिपोर्टर वाले भी यहाँ पर बुरी बुरी बातें कर रहे होते हैं। दूसरे यहाँ पर वो जो इविल स्पिरिट्स होते हैं हुओ के, वो बढ़ते जा रहे थे। एंड गुस्से में आकर यहाँ पर वो तो जैंग का गला पकड़कर उसे उठा तक लेता है, जिसे देखकर शाबी समझ जाती कि वो इविल शक्तियाँ कुछ ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती जा रही है, जहाँ पर ये तो अब किसी की जान भी ले सकता है। तो फिर वो तुरंत ही यहाँ पर स्टेज पर चली जाती है उसे काम डाउन करने के लिए। जैंग कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई ये सब करने की, सभी लोगों के सामने सब कुछ कैप्चर हो गया, अब देखना मैं तो सीधा तुम्हें कोर्ट पर ही मिलूंगा। साथ साथ यहाँ पर जी बड़ा खुश हो रहा था, मन में कहा था कि देखो अगर ऐसा चलता रहा तो फिर यहाँ पर लू फैमिली का तो इकलौता बेटा मैं ही बचूंगा और सारी जायदाद, कंपनी, शेयर्स, प्रॉपर्टी सब कुछ मेरे नाम हो जाएंगी। दोस्तों यहाँ पर शाबी जैंग के पैर के बारे में बोलने लग जाती है। जैंग कहते कि देखो मेरे पैरों पर डोरे ना डालो तो बेटर होगा, यहाँ पर मैंने कितने डॉक्टर को मेरे पैर नहीं पता है, उन सभी ने तो गिव अप कर दिया, तुम यहाँ पर क्या मेरे पैर को ठीक करोगी, तुम भगवान थोड़ी ना हो। दोस्तों यहाँ पर शाबी मन में सोच रही होती है कि आज तो मुझे कर दिखाना ही होगा। फिर बाद में यहाँ पर वो से बोलती कि देखो तुम्हारे पैर में कुछ कमियां नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि तुम्हारे पैर में एक डॉग का बोन है जो कि मुझे समझ नहीं आ रहा है कि वो कैसे हो गया है। दूसरों यहाँ पर जी कहने लग जाता है कि बकवास बातें करना बंद करो, ऐसे एक ह्यूमन के अंदर डॉग का बोन कैसे ग्रो हो सकता है, और ऐसे भी 10 साल पहले यहाँ पर उनका कार एक्सीडेंट हुआ था जिस वजह से ये सब हुआ है। दूसरों यहाँ पर जैंग मन में सोच रहा होता है कि वही ठीक 10 साल पहले यहाँ पर उसने एक प्रेग्नेंट डॉग वुमेन को गोली बनाकर मार दिया था, एंड इस वजह से ये सारी चीज़ें हुई थी। और ये बात तो किसी को पता नहीं है, तो फिर ये लड़की को ये सारी बातें कैसे पता है। तो यहाँ पर वो शाबी से कहने लग जाता है कि ठीक है एक काम करो, अगर तुम मेरे पैर को हील कर पाई तो फिर यहाँ पर ये अवार्ड और जितनी भी चीज़ें होंगी लू फैमिली की वो सब कुछ हुओ को बिलोंग करेगी, लेकिन अगर तुम ऐसा नहीं कर पाई तो तुम दोनों को धक्के मारकर मैं यहाँ से बिलोंग करूँगा, और तो यहाँ पर जितनी भी चीज़ें होंगी वो फिर बाद में जी को बिलोंग करेंगी। यहाँ पर शाबी रेडी हो जाती है, लेकिन जी अपोज करता है कि आखिर तुम्हारा हक क्या है मेरी फैमिली के सिर पर। तो फिर यहाँ पर वो बोलने लग जाता है कि वो तुम्हारी सिस्टर इन लॉ है और मेरी वाइफ है, तो उसका हमारी फैमिली के असेट्स पर पूरा हक बनता है। शाबी यहाँ पर कहते कि जाने दो, ये और इसकी मॉम तो ऐसे बड़बड़ाते रहते हैं, हमें हमारा काम करना होगा। फिर बाद में यहाँ पर वो अपने कास्ट को स्पेल करना शुरू कर देती है, जिसके बाद में यहाँ पर बहुत सारी एनर्जीज ऊपर आती है, जिसके साथ साथ जैंग भी हवा में उड़ने लगता है। सभी लोग ये चीज़ को देखकर शॉक हो जाते हैं, एंड फाइनली यहाँ पर वो उसके पैरों में से उस बोन को निकाल देती है, और उस बोन को भी देखकर सभी लोग शॉक हो जाते हैं। बाद में शाबी यहाँ पर उसे ज्ञान देना शुरू कर देती कि देखो ये सारी चीज़ें तुम्हारी बैड कर्मों की वजह से हुई थी, तो नेक्स्ट टाइम से कुछ ऐसा करने के पहले 100 बार सोचना, तुम्हारी खुद की बॉडी पर इफेक्ट गिर सकता है।
एंड यहाँ पर जंग डर के मारे उसे हाँ कहता है, बोलता है कि मैं नेक्स्ट टाइम से सब कुछ भी नहीं करूंगा। दूसरे यहाँ पर वो सभी लोगों से खड़ा होने के लिए कहते हैं, जहाँ पर धीरे धीरे वो अपने पैरों पर खड़ा होना शुरू कर देता है एंड धीरे धीरे वो स्पीड में चलने लग जाता है, जहाँ पर सभी लोग बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं, साथ साथ जंग भी। दोस्तों यहाँ पर वो लोग कह रहे होते हैं कि मिसेस हुआ तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। यहाँ पर हुआ भी उसे थैंक यू बोल रहा होता है। शाबी का फोकस तो अपने रेटिंग पर होता है, जहाँ पर उसका रेट 70 तक चला गया था। वो तो बस यहाँ पर उसे जल्द से जल्द घर चलने के लिए कह रही थी और हुआ को लग रहा था कि जब देखो तब यहाँ पर नोटी बाती क्या करती है। एंड यहाँ पर वो खुशी खुशी वो अवार्ड लेकर मिस्टर हुआ को दे देता है, जहाँ पर जी बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है एंड गुस्से में वो स्टेज पर आकर उसके मास्क को उतार देता है। बेचारा हुआ तो बहुत ज़्यादा डर ही गया था, लेकिन सभी लोग यहाँ पर हुआ के फेस को देखकर सरप्राइज हो जाते हैं और वो उसके हैंडसमनेस की तारीफ करना शुरू कर देते हैं। यहाँ पर हुआ को यकीन नहीं हो रहा होता है कि उसके फेस से अब वो मार्क हट चुका है। दूसरों यहाँ पर जी उस मार्क को देखकर शौक हो जाता है एंड कहने लग जाता है कि ये तो पॉसिबल ही नहीं है, इसने ज़रूर कुछ मेकअप किया होगा। शाबी कहती कि देखो जब तक मैं यहाँ पर हुआ के साथ हूँ तब तक सब कुछ पॉसिबल है। फिर हमें यहाँ पर पास का सीन बताया जाता है, जिस समय यहाँ पर शाबी को इविल स्पिरिट्स की वजह से धक्का लग गया था, यानी कि वो लड़ते लड़ते नीचे गिर गई थी। तभी यहाँ पर उसे सेंस होने लगा था कि इविल स्पिरिट्स तुम्हारे पास खुद ब खुद नहीं आई है, यहाँ पर किसी ने तो तुम्हारे ऊपर जादू तो ना किया है। यहाँ पर हुआ को उस पर भरोसा नहीं होता। शाबी कहती कि देखो भरोसा करो या ना करो, मेरी जो भी थ्योरी है वो एकदम परफेक्ट है और तो यहाँ पर ये किसी ह्यूमन ने किया होगा जो कि यहाँ पर तुम्हारे लिए ये सारी चीज़ें प्लान कर रहा होगा। इस वजह से मैं जितनी भी कोशिश करूँ यहाँ पर ये इविल स्पिरिट्स भागने का मौका दे ही नहीं रही है। फिर बाद में यहाँ पर हुआ सोच में पड़ जाता है कि आखिर उन्हें क्या करना होगा। शाबी यहाँ पर उसे डराना शुरू करती है, कहती कि देखो ऐसे जब इविल स्पिरिट्स होते हैं तो वो इंसान 30 साल से ज़्यादा तो जी नहीं पाते हैं, लेकिन हाँ ये क्योर ज़रूर हो सकती है। हमें उस इंसान को ढूंढ निकालना होगा जिसने तुम्हारे ऊपर ये ब्लैक मैजिक करने की कोशिश की है। एंड वो यहाँ पर रेडी हो जाता है, कहता है कि मैं मरना तो बिल्कुल नहीं चाहता हूँ, मैं यहाँ पर उस इंसान को ढूंढ निकालूंगा जिसने ये सब किया। शाबी कहते कि हाँ हम ढूंढ निकालेंगे एंड रही बात तुम्हारे इस रेड मार्क की तो वो तो मैं आज रात तक पक्का निकाल दूंगी। एंड ठीक इसी तरीके से वो उसके फेस से वो मार्क को भी निकाल देती है। जी यहाँ पर गुस्से में आ जाता है और उसके हाथ को मरोना शुरू कर देता है, लेकिन शाबी उसे प्यार से समझाती है कि मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि मुझे टच मत करो। एंड इसके पहले कि यहाँ पर जी उसे कुछ भी कहे एक लाइटनिंग का स्ट्रोक आकर उसे सीधा जला डालता है, यानी कि उसे शॉक दे देता है। हो कहता है कि देखो इसे ज़्यादा कुछ एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। सभी लोग यहाँ पर उस लाइटनिंग की स्ट्रोक को देखकर शॉक ही हो जाते हैं। फिर बाद में यहाँ पे हुआ कहता है कि तुम जो कहोगी वो मैं तुम्हारे लिए करूँगा। शाबी कहती कि हाँ अभी हमें घर चलना चाहिए क्योंकि मुझे तुम्हारे साथ ढेर सारा टाइम स्पेंड करना है, मैं तो तुमसे चिपक के रह जाऊँगी। फिर बाद में यहाँ पर हुआ उसे कहता है कि ठीक है अवार्ड मिल चुका है अब हम जा सकते हैं, लेकिन यहाँ पर वो लोग एक बार फिर से उड़ कर चले जाते हैं। स्टाफ भी यहाँ पर ऊपर से कुछ उड़ता हुआ देखकर बोलने लग जाता है, शायद से मुझे हेल्यूसिनेशन हो रहा है जहाँ पर मैं इंसानों को उड़ता हुआ देख रहा हूँ। एंड यहाँ पर टेरेस पर शाबी और हुआ आ जाता है। वो कहता है कि देखो फ्यूचर में उड़ा मत करो, मेरे अंदर के सारे ऑर्गन्स ऊपर नीचे हो जाते हैं। शाबी कहती है कि देखो ये फास्टेस्ट मीन ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है, आजकल के ज़माने में तो तुम्हें खुश होना चाहिए कि मैं तुम्हें कितने बिना ट्रैफिक के यहाँ तक लेकर आ रही हूँ। फिर बाद में यहाँ पर वो सोच में पड़ जाता है कि आखिर तुम मुझसे जब देखो तब चिपकने की कोशिश क्यों क्या करती हो। शाबी कहती कि देखो ये हम दोनों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर इसके बाद में यहाँ पर होगा तो वॉमिट फील होने लगता है, तो वो लोग अंदर की ओर जाने लग जाते हैं। फिर इसके बाद में हम यहाँ पर मास्टर को देखते हैं जो कि बुक के अंदर अपना फ़ोन रखे हुए थे एंड यहाँ पर वो लोगों के वीडियोस देख रहे होते। दूसरे यहाँ पर उसके जो स्टूडेंट्स थे वो ध्यान लगा कर बैठे थे। फिर बाद में यहाँ पर उन्हें शाबी की याद आ जाती। वो लोग यहाँ पर कहने लग जाते कि न जाने सिस्टर शाबी कैसी होगी, वो कितने टाइम से वहाँ पर सिटी में रह रही है, क्या पता कल को वो अचानक से बैग उठाकर हमारे साथ रहने के लिए आ जाए तो हम सबको तो फिर यहाँ से भागना ही पड़ेगा। यहाँ पर मास्टर सोचने पड़ जाते। फिर इसके बाद यहाँ पर वो सिर्फ मैजिकल वाला वीडियो कॉल करते, जहाँ पर शाबी अपने मास्टर को देखकर बड़ी खुश हो जाती है, कहती कि देखा आप मेरे बिना रह नहीं पा रहे हो ना, मैं अभी वापस आती हूँ। लेकिन यहाँ पर मास्टर उसे वहीं पर रहने के लिए कहते हैं। फिर उसे उसकी हेल्थ और सेहत के बारे में पूछना शुरू कर देते हैं एंड शाबी यहाँ पर हर एक वो चीज़ उन्हें बताने लग जाती है। इसके बाद में यहाँ पर वो अपने प्राइवेट पैसे मांग रही होती है, जहाँ पर मास्टर तुरंत ही अपने मैजिकल वीडियो कॉल को कट कर देते हैं। तो फिर यहाँ पर उसके स्टूडेंट्स भी कहते हैं कि आपने ये क्यों किया। वो बोलने लग जाता है कि देखो वो पैसे की ज़रूरत तो मुझे भी है। बाद में यहाँ पर उसके स्टूडेंट्स उसे याद दिलाते हैं कि कल एक बहुत बड़ा डिजास्टर होने वाला है, उस बारे में तो आपने शाबी को बताया ही नहीं।
माँ से कहते कि देखो कोई बात नहीं, वो इतनी स्ट्रांग और पावरफुल है ही कि उस डिजास्टर को टैकल कर सकती है, और नहीं भी कर पाई तो मैं हूँ उसकी मदद करने के लिए। फिर इसके बाद में यहाँ पर शाबी घर पर होती है, जहाँ पर वो शार ले रहा था तो वो उससे अंदर आने से पहले पूछने लग जाती है। वो कहता है कि पागल हो क्या, मैं यहाँ पर शार ले रहा हूँ, अंदर आने की ज़रूरत नहीं है, और वो उसे ना बोल देता है। शाबी को यहाँ पर याद आता है उसकी माँ से ने उसे कहा था कि जब मैन यहाँ पर ना बोलते तो उनके ना का जवाब भी हाँ ही होता है। तो फिर यहाँ पर वो उसे सीक्रेटली देखने लग जाती है, जहाँ पर वो उसकी बॉडी को देखकर बड़ी मेस्मराइज हो जाती है। फिर बाद में यहाँ पर नोटिस करती है कि हु को यहाँ पर हार्ट स्ट्रोक आ रहा होता है, तो तुरंत ही अंदर उसे बचाने के लिए भाग पड़ती है। एंड हो यहाँ पर कहती कम से कम टॉवल तो लेकर आ गई होती। फिर वो उसे लेकर बेड पर आ जाती है, जहाँ पर कहती कि देखो तुम्हें अपने गुस्से को कंट्रोल में रखना होगा, वरना तुम्हारे फेस का मार्क और इविल शक्तियाँ आती रहेंगी। फिर बाद में यहाँ पर वो अपने कास्ट को स्पेल करने लग जाती है। इसके बाद में यहाँ पर वो उसे कहने लग जाता है कि तुम हर मोड़ पर मेरी मदद क्या करती हो, तो तुम्हें जो कुछ भी चाहिए मैं तुम्हें दिलाने के लिए रेडी हूँ। शाबी यहाँ पर कहती कि देखो मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे पैसों के लिए नहीं हूँ। एंड यहाँ पर उसी क्लोज चली जाती है, जहाँ पर वो ऐसा नाटक करती है जैसे इविल स्पिरिट उसके ऊपर आ गया हो। वो यहाँ पर टेंशन में आ जाता है, कहते हैं कि तुम बस मुझे बोलो कि क्या करना है, और मैं कुछ भी कर तुम्हारी हेल्प ज़रूर करूँगा। शाबी खुश हो जाती है, कहती कि इसके लिए मुझे तुम्हारे साथ हक करना पड़ेगा, लेकिन तुम्हें ये बाथरूम निकालना पड़ेगा। एंड वो समझ जाता है कि नाटक कर रही है, तो वो उसे दूर फेंक देता है। तो शाबी गुस्सा होकर बोलने लगती है कि तुम अपने सेवियर को इस तरह से ट्रीट करोगे, अगर ऐसा होता तो मैं तुम्हारे पास आती नहीं। फिर बाद में यहाँ पर वो अपने हाथ के मार्क को नोटिस करती है, जो कि 70 से सीधा 90 पर पहुँच गया था। एंड वो बहुत ज़्यादा शॉक हो गई थी। तुरंत ही वो उसके ऊपर चढ़कर उसे किस करने की कोशिश करती है, एंड वो यहाँ पर उसे मना कर रहा होता है। फिर बाद में यहाँ पर वो उसके ऊपर आ जाता है, कहता है कि देखो तुम एकदम गैंगस्टर जैसे बिहेव करती हो, ये सारी चीज़ें ना करो तो बेटर होगा। तुम मेरी इस चीज़ को क्या कर दो तो फिर यहाँ पर मैं तुम्हारे साथ शादी करने के लिए रेडी हो जाऊँगा। शाबी कहती है कि शादी की तुम्हें काहे क्या है, तुम क्या मुझे पसंद करते हो? तो फिर यहाँ पर वो बोलता है कि तुम तो मुझे पसंद करती हो। शाबी कहती है कि नहीं, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। वो कहता है कि तो फिर तुम मुझे क्योर करने के लिए यहाँ पर क्यों आई हो? और यहाँ पर शाह भी अपने हाथ के माँ को बता रही होती है कि देखो मेरे मास्टर ने मेरे अंदर एक हार्ट रेट रखा है, जहाँ पर अगर ये जो रेट्स है 100 तक पहुँच गई तो फिर वो मेरे लिए कफन बना कर रख देंगे, और हाँ ये तो मेरी मौत को लेकर आ जाएगा। इस वजह से यहाँ पर मुझे मेरे रेट्स को कम करना है, जिस वजह से यहाँ पर मैं सर्वाइव कर पाऊँगी। फिर बाद में यहाँ पर उसे समझ आता है कि शाह भी उसे क्लोज क्यों होना चाहती है। तो यहाँ पर वो उसे हक करने लगता है, कहता है कि देखो आज रात हम इस तरीके से तरल कर सो सकते हैं, लेकिन हाँ मैं अपना बाथरूम नहीं निकालने वाला हूँ। फिर बाद में यहाँ पर शाह भी उसके साथ बात करने लग जाती है, जहाँ पर हुआ तो सो ही गया था, और उसे सोता देख यहाँ पर वो उसके मसल्स पर नज़र रखना शुरू कर देती है। फिर बाद में हम यहाँ पर डेजी को देखते जो कि न्यूज़ देख रही थी, एंड न्यूज़ में यहाँ पर मिस्टर हुआ का फेस रिवील हो गया था, जिसे देखकर वो बहुत ज़्यादा शॉकी हो गई थी। बाद में यहाँ पर वो अपने मॉम डैड को वो चीज़ बताने लग जाती है, जहाँ पर उसके मॉम डैड तो खुद ब खुद शॉक हो जाते हैं। डीजी कहते अगर मुझे पता होता कि इसके फेस पर कुछ मार्क नहीं है और इसे कुछ हुआ नहीं है तो फिर यहाँ पर इसके साथ शादी तो मैं ही करती, लेकिन यहाँ पर उसके डैड बोलते कि अब तो ये चीज़ पॉसिबल नहीं है, क्योंकि शाबी और उसका तो ऑलरेडी मैरिज सर्टिफिकेट आ ही गया होगा। आंटी कहते कि देखो आ ही गया होगा ना, वेडिंग थोड़ी ना हुई है, और अगर शादी का सर्टिफिकेट आया है तो डिवोर्स भी तो ले सकते। देखना कल मैं उसे यहाँ पर वापस बुला दूंगी एंड तुम्हें फादर मिसेस हो की पोजीशन पे वापस भेज दूंगी। डेजी यहाँ पर उसके सभी फैमिली मेम्बर्स बड़े खुश हो जाते हैं। इसके बाद में यहाँ पर मॉर्निंग हो जाती है, जहाँ पर ग्रैंड माँ के साथ में आंटी बैठी होती है, और यहाँ पर वो शाबी को देखकर मुंह बनाने लग जाती है, जिससे यहाँ पर ग्रैंड माँ शाबी और हुआ को अपने साथ बैठने के लिए कहती है। फिर बाद में यहाँ पर उन दोनों की कमर जो है कुछ ज़्यादा ही पेन कर रही थी। शाबी उसे कहने लग जाती है कि देखा मैंने कहा था ना कि कंटिन्यूस एक पोजीशन पे हम नहीं कर सकते, जिस वजह से देख रहे हो यहाँ पर हमारी पूरी बॉडी पेन कर रही है, आज रात को हमें हमारा पोर्शन चेंज करना ही होगा। एंड यहाँ पर आंटी हंस रही होती है, साथ साथ ग्रैंड माँ भी। फिर बाद में यहाँ पर ग्रैंड माँ सूप देती है हो को पीने के लिए। हो को इस सूप के बारे में कुछ पता नहीं होता, तो वो ग्रैंड माँ से पूछने लगता है। ग्रैंड माँ कहते हैं कि तुम बस पीने का काम करो, ज़्यादा सवाल मत पूछो। एंड बाद में यहाँ पर शाबी और सूप को अच्छे से स्कैन करती है एंड कहती है कि ये तो स्टेमिना इंक्रीज करने के लिए, जिसके बाद में यहाँ पर हो ग्रैंड माँ पर चिल्लाने लग जाता है कि आखिर आप मुझे ऐसे कैसे ड्रिंक्स पिला रही हो। ग्रैंड माँ कहती है कि देखो ये तुम्हारी वीकनेस के लिए तो अच्छा है,
ऐसे भी तुम स्ट्रांग बनोगे तो तब जाकर मुझे मेरे ग्रैंडसन और ग्रैंड डॉटर से मिलने मिलेगा। एंड यहाँ पर शाबी इस पर हंस रही होती है। दोस्तों यहाँ पर शाबी बोलने लग जाती है कि ग्रैंडमा आपको उसकी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, मैं उसका ध्यान ऑलरेडी रख लूँगी। ग्रैंडमा बाद में यहाँ पर शाबी से कहती है कि देखो तुम हर बार इसका ध्यान रखती हो, हर बार इसे प्रोटेक्ट करती हो, तो तुम मुझे बताओ कि आखिर तुम्हें क्या चाहिए। मैंने तुम्हें एक गिफ्ट तक नहीं दिया है जब से तुम यहाँ पर आई हो। वो कहता है कि शाबी के पास किसी चीज़ की कमी नहीं है। और यहाँ पर शाबी अपनी कमियाँ यानी कि पैसों को बताने लगती है। कहती है कि मेरे पास पैसों की कुछ ज़्यादा ही कमी हो गई है। जिसे सुनकर आंटी मन में कह रही होती है कि आ गई ना अपने लाइन पर पैसे मांगने के लिए। बाबा यहाँ पर ग्रैंडमा कहते हैं कि ठीक है, हमारे पास पैसे की कहाँ कमी है। और वो लेकर जाने वाली थी, बट शाबी कहता है वहीं पर बैठो, मैं आपके लिए स्कैनर लेकर आती हूँ, आप स्कैन करके मुझे ऑनलाइन ट्रांसफ़र कर देना। बाद में यहाँ पर आंटी बोलने लग जाती है कि इतना ज़्यादा पैसे इसे देने की क्या ही ज़रूरत थी। ग्रैंडमा कहती कि देखो वो मेरी भी बहू है और मेरा जितना मर्जी में आएगा मैं उतना पैसा उसे दूंगी। दूसरा शाबी यहाँ पर बड़ी खुश हो रही थी, तो आंटी गुस्से में वहाँ से उठकर चली जाती है। इतने में यहाँ पर शाबी को उसके डैड का कॉल जाता है, जहाँ पर उन्हें बताने लग जाते हैं कि मेरे डैड मुझे घर पर वापस बुला रहे, किसी काम की वजह से हो सकता है। ग्रैंडमा कहते हैं कि ठीक है, तुम उनसे कितने टाइम से नहीं मिली हो। और यहाँ पर वो ढेर सारे गिफ्ट्स लाती है उसके फैमिली के लिए, जहाँ पर शाबी तो उन सारे गिफ्ट्स को देखकर बहुत खुश हो जाती है। कहती है कि फैमिली में देना ज़रूरी है। ग्रैंडमा कहती कि देखो अगर तुम्हें ये सब पसंद आ रहा है तो मैं सारी चीज़ें तुम्हारे लिए डबल सेट्स मंगवा दूंगी, जो कि तुम अपने पास रख दे सकती हो। शाबी कहती कि नहीं नहीं, आपने पैसे दे दिए वही बहुत बड़ी बात है। फिर बाद में यहाँ पर ग्रैंडमा हो से कहती है शाबी को छुड़ाने के लिए। वो कहते हैं कि मेरी आज बिजनेस ट्रिप है जिस वजह से मैं नहीं जा सकता। एंड असिस्टेंट यहाँ पर आ जाता है, तो वो असिस्टेंट को शाबी के साथ जाने के लिए कहता है। एंड यहाँ पर असिस्टेंट डर के मारे ना कह देता है, बोलता है कि लास्ट टाइम जब मैं मैडम के साथ कार में था तब कार ही पलट गई थी, तो फिर मैं यहाँ पर उनके साथ नहीं जा सकता। वो बोलता है कि ठीक है, तो फिर मैं सारी चीज़ें पहले तब पैक करवा देता हूँ। शाबी बोलते है कि ये सब करने की ज़रूरत नहीं है, ये तो मैं यहाँ पर खुद ही कर लूँगी। एंड बाद में यहाँ पर वो सारी चीज़ें उस टेबल क्लॉथ पर रखकर उस टेबल क्लॉथ को ही मोड़ मरोड़ देती है एंड जोर से नॉट बांध देती है। फिर कहते कि ऐसे तो मैं जा सकती हूँ और मैं अकेली वहाँ पर उड़ते उड़ते पहुँच जाऊँगी। फिर बाद में यहाँ पर जी और उसकी मम्मा ऊपर से उन सभी को देख रहे होते हैं, जहाँ पर जी बहुत ही ज़्यादा गुस्से में था। उसकी मम्मा बोलती कि देखो बेटा फिक्र मत करो, मैं यहाँ पर कल माउंटेन्स में जाकर आई हूँ, जहाँ पर मुझे पता चला कि वो अब ज़्यादा टाइम तक नहीं रह पाएगा। वो 100 घोस्ट वाली काली शक्तियाँ अब इसके ऊपर काम करना शुरू कर देंगी। जी कहता है कि लेकिन ये लड़की तो मुझे स्ट्रांग लग रही है। आंटी कहते देखो भले ही वो स्ट्रांग हो, लेकिन वो काली शक्तियों से ज़्यादा स्ट्रांग तो नहीं हो सकती है, बहुत जल्दी सारी चीज़ें हमारे हाथ में आ जाएंगी। फिर इसके बाद में यहाँ पर शैली जाती है शाबी अपने घर पर, जहाँ पर उसके घर पर आती उसके सभी फैमिली मेम्बर्स उसे डरने लग जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर जैसे ही वो बैग को टेबल पर रखते वो टेबल में क्रैक आने लग जाता है। एंड यहाँ से वो लोग शाबी को भगाने लगते हैं। शाबी कहते हैं कि भगाना था तो फिर यहाँ पर बुलाए क्यों। फिर जाकर डेज़ी यहाँ पर मुद्दे की बात करना शुरू कर देती है। कहते कि देखो तुम्हें वहाँ पर लू की फैमिली को छोड़ना होगा ही, क्योंकि लू फैमिली शुरुआती से मुझे बिलोंग करती थी। शाबी कहती कि तुम्हारा कहने का क्या मतलब है, ओ तो तुम जीन के साथ शादी करना चाहती हो, ये तो बहुत अच्छी बात है, हम दोनों बहनें साथ कर मिलकर एक घर में रहेंगे। यहाँ पर डेज़ी से कहते कि नहीं, मैं यहाँ पर हुओ की बात कर रही हूँ, हुओ की शादी पहले से ही मेरे साथ होने वाली थी, लेकिन तुम्हारी वजह से ये सब कुछ टूट चुका। शाबी कहते कि अरे वाह, तुम्हें क्या लगता है कि मुझे सारी चीज़ें समझ नहीं आएंगी। तुम यहाँ पर उसके साथ शादी इसलिए नहीं करना चाहती थी क्योंकि उसके फेस पर वो मार्क था, और अब जब वो मार्क चला चुका है तब तुम यहाँ पर उससे शादी करने के लाई हो। तुम इतनी ज़्यादा ईवल थॉट की हो सकती हो, मुझे तो पता बिल्कुल भी नहीं था। बाद में यहाँ पर उन्हें गुस्सा आने लग जाता है, जहाँ पर उसकी मामा से धमकियाँ देती है, लेकिन यहाँ पर शाबी उनकी बातों को सुनती नहीं है। कहती है कि देखो आप मेरी स्टेप मदर हो, न कि रियल मॉम, जो कि मैं आपकी आगे हर एक बातों को मान लूंगी। एंड देन बाद में यहाँ पर उसकी स्टेप मदर के दिमाग में एक आइडिया आता है, जहाँ पर वो एक बॉक्स लेकर आती है। कहते कि इस बॉक्स को पहचाना शाबी, इस बॉक्स के अंदर तुम्हारी मॉम की आखिरी चीज़ है। अगर तुमने यहाँ पर ये बात को नहीं माना तो फिर इस बॉक्स को मैं यहीं पर तोड़ दूंगी। शाबी यहाँ पर उसे वो बॉक्स देने के लिए कहती है। आंटी कहती है कि ज़रूर ज़रूर, एक बार तुम हुआ से डाइवोर्स ले लो फिर इस बॉक्स को ले लेना। लेकिन यहाँ पर शादी हुआ को डाइवोर्स लेने से साफ साफ मना कर देती है। तो आंटी वो बॉक्स फेंकने वाली थी, लेकिन शाबी अपनी पावर्स की मदद से वो बॉक्स अपने पास ला देती है। दूसरा यहाँ पर उसे चक्कर आने लगता है और वो यहाँ पर अपने हाथ को नोटिस करती है, जहाँ पर वो जो नंबर्स थे वो अपने आप गायब हो चुके थे। एंड शाबी समझ जाती कि 100 पार कर चुका है। तो फिर यहाँ पर उसे मुँह से उल्टी भी आती है, वो भी खून की, और तो यहाँ पर वो नीचे बेहोश होकर गिरने वाली थी। दूसरा यहाँ पर हो को देखते चुकी शाबी को यहाँ पर लेने के लाया हुआ था, एंड उसे देखकर वो बेहोश देख लेता है। फिर वो उसके हाथों पर नंबर्स देखता है जो कि गायब हो चुके थे।
फिर फटाक से यहाँ पर वो उससे सीधा किस ही कर लेता है, जिस वजह से यहाँ पर वो नंबर 100 से 99 और 99 से 90 पर पहुंच जाते हैं। यहाँ पर उसकी फैमिली वाले हो को देखकर तो डर जाते हैं एंड हो भी यहाँ पर उन्हें सुनाने लग जाता है। तो आंटी और डेज़ी कहती है कि देखो तुम शादी की बात तो मत बताओ, उसने तुम्हें उल्लू बनाया हुआ है। तुम्हारी शादी यहाँ पर मेरी इस बेटी के साथ में फिक्स हुई थी, ना कि शाबी के साथ में। वो कहते हैं कि गलती आपकी है, अब शाबी के साथ शादी हो चुकी है, जिसे मैं तो तोड़ने वाला बिल्कुल नहीं हूँ। एंड हाँ, अगर आप लोग ने उसे नुकसान पहुँचाने की कुछ भी कोशिश की तो याद रख लेना। इतना कहकर वहाँ से वो लोग चले जाते हैं, जहाँ पर शाबी उस बॉक्स को घर के बीचों बीच प्लेस कर देती है। एंड बाप ने यहाँ पर हो से कहती है अपनी मदर इन लॉ से मिलोगे क्या। हो को यहाँ पर समझ नहीं आ रहा था कि आखिर शाबी करना क्या चाहती है। फिर यहाँ पर वो अपने स्पेल को कास्ट करने लग जाती है, जहाँ पर उसकी मम्मा का सोल आ जाता है। फिर यहाँ पर वो उसकी मम्मा के सोल से उस 100 गोस्ट वाली चीज़ को पूछने लग जाती है, यानी कि वो ब्लैक मैजिक वाली चीज़ जो कि हो के ऊपर हुई है वो आखिर कहाँ पर है। उसकी मम्मा यहाँ पर कहने लग जाती है कि मैं इवल स्पिरिट थोड़ी ना हूँ जहाँ पर मैं हेल में रहूँगी, मैं फिलहाल हेवन में हूँ, तो मैं अंडरग्राउंड वाली चीज़ें देख नहीं सकती। लेकिन हाँ, तुम चाहो तो मेरी बहन से पूछ सकती हो, वो अंडरग्राउंड हेल में है। फिर बाद में यहाँ पर उसकी मम्मा गायब हो जाती है। दूर से यहाँ पर वो इस चीज़ को देखकर तो शॉक ही हो गया था, कहता है कि ये सब तुम आखिर कर कैसे लेती हो। तो फिर वो बताती है कि देखो इस मॉडर्न ज़माना और साइंटिस्ट के पास में इस चीज़ का रीज़न नहीं होगा, अगर तुम मेरे साथ माउंटेन्स में रहोगे तब जाकर तुम्हें समझ आएगा। फिर यहाँ पर वो उसे ग्राउंड में लेकर चली जाती है ताकि वो लोग उसकी मम्मा की सिस्टर की सोल को ढूंढ सके। फिर बाद में यहाँ पर वो लोग उस इविल स्पिरिट को ढूंढते ढूंढते घर की ओर आ जाते हैं, जो कि जैंग का घर होता है। एंड जैंग भी यहाँ पर उन्हें देखकर सरप्राइज हो जाता है, कहता है कि तुम लोग मेरे घर पर क्या कर रहे हो। फिर यहाँ पर शाबी उसे सारी बातें बताने लगती है, तो वो उसे अपने घर के अंदर लेकर चला जाता है। शाबी को यहाँ पर बहुत ज़्यादा बैड और ईवल एनर्जीज फील हो रही थी, साथ साथ यहाँ पर हुआ को भी वो सारी चीज़ें फील हो रही थी और वो बहुत ज़्यादा वीक पड़ता जा रहा था। एंड शाबी यहाँ पर उसे एक मेडिसिन देती है, कहते कि तब तक तो तुम सर्वाइव कर ही सकते हो। दूसरे यहाँ पर वो जैंग से पूछने लग जाती है कि आखिर उसकी वाइफ, उसकी ग्रैंड डॉटर, इन सभी लोगों का क्या हुआ है। फिर बाद में यहाँ पर वो बताने लग जाता है कि 6 साल पहले उनका कार में एक्सीडेंट हो चुका था, जिस वजह से यहाँ पर मेरी वाइफ और मेरी डॉटर की मौत हो चुकी थी। शाबी कहती कि झूठ मत बोलो, मुझे अभी भी लग रहा है कि तुम हमसे कुछ तो छुपा रहे हो। अगर तुम यहाँ पर पूरी कहानी नहीं बताओगे तो हम सॉल्व कैसे करेंगे। एंड बाद में यहाँ पर जैंग राज की बात खोलता है, जहाँ पर उसने अपनी ही बेटी को कैदी बनाकर रख दिया था, वो इसके लिए क्योंकि यहाँ पर वो बहुत ज़्यादा वियर्ड हरकतें कर रही थी, जो कि एक पागल इंसानों जैसी होती है। शाबी यहाँ पर कहती है कि ठीक है, मुझे लगता है कि शायद से उसकी मॉम अभी भी उसके साथ ही है, क्योंकि मुझे उसकी मॉम की इविल स्पिरिट सेंस हो रही है। फिर बाद में यहाँ पर वो उस रूम की ओर चली जाती है जहाँ पर उसकी बेटी को सचमुच कैद करके रख लिया गया था। यहाँ पर वो एक इविल स्पिरिट को देखकर तुरंत ही भगा देती है, लेकिन जैसे यहाँ पर वो पीछे मुड़ती है वो उसकी बेटी को देखती है, जहाँ पर उसकी बेटी के ऊपर उसकी मॉम का इविल स्पिरिट रहता है। मॉम कहती है कि देखो मैं यहाँ से उसे छोड़कर नहीं जाऊँगी, लेकिन शाबी उसे समझाती है कि अब तुम्हारा सोल दूसरे वर्ल्ड को बिलोंग करता है, ना कि अर्थ को, और अगर तुम यहाँ पर अपनी बेटी के साथ रहोगी तो तुम्हारी बेटी भी इस ह्यूमन लाइफ को एंजॉय नहीं कर पाएगी। फिर इसके बाद में यहाँ पर उसकी मॉम उसकी सोल को छोड़कर चली जाती है और उसकी बेटी भी यहाँ पर नॉर्मल हो जाती है। लेकिन जाते जाते यहाँ पर शाबी उसकी मॉम के सोल से हेल्प मांगती है उस 100 गोस्ट वाली बॉडी को ढूंढने के लिए। फिर नीचे जाती है तो फिर यहाँ पर जैंग से बहुत ज़्यादा शुक्रिया करता है, साथ साथ यहाँ पर वो उसे जेड का एक बड़ा सा स्टोन भी देता है, कहता है कि मेरी फैमिली को बिलोंग करती है और तुमने मेरी फैमिली को बचाया, तो ये मैं तुम्हें गिफ्ट करना चाहता हूँ। फिर बाद में हम यहाँ पर मास्टर लीन को देखते हैं, जो कि यहाँ पर जी और उसकी मम्मा के साथ होते हैं। यहाँ पर उसकी मम्मा उस स्पेल के बारे में बता रही थी कि मुझे नहीं लगता है वो स्पेल को ज़्यादा असर कर रहा है। तो फिर यहाँ पर वो स्पेल को रीड करने लगता है, यानी कि वो उसका फ्यूचर देखने लगता है। बताता है कि देखो स्पेल तो काम कर तो रही है, लेकिन दिन ब दिन वो वीक होती जा रही है, साथ साथ जी की डेस्टिनी चेंज हो रही है एंड उसकी डेस्टिनी वापस पहली डेस्टिनी पर जा रही है, जहाँ पर उसके पास कुछ भी हाथों में नहीं रहने वाला है। आंटी यहाँ पर लीन को काट देती है एंड उसके बेटे की डेस्टिनी चेंज करने के लिए कहती है। फिर बाद में यहाँ पर वो अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करना शुरू कर देता है। दूसरा यहाँ पर शाबी और वो उसी तरफ आ रहे होते हैं, तो फिर यहाँ पर शाबी उस एनर्जी को देख लेती है एंड यहाँ पर वो कास्ट को स्पेल करना शुरू कर देती है। साथ साथ दूसरी ओर से लीन भी ये कर रहा था एंड यहाँ पर डोर बड़ी पावर्स के साथ में खुलता है। फिर यहाँ पर पता चलता है कि शाबी और लीन तो एक दूसरे को पहले से जानते हैं और लीन उसका सीनियर है तो शाबी उसकी जूनियर है। यहाँ पर वो लोग हक करते लगते हैं, इतने में यहाँ पर वो बीच में आ जाता है और शाबी का हाथ पकड़ के कहता है कि मैं उसका हस्बैंड हूँ और हम दोनों का मैच मेड इन हेवन है। ऐसा लग रहा था कि जैसे वो उससे बहुत जेलस फील कर रहा है।
बाद में यहाँ से वो लोग जाने लग जाते हैं। दूर से यहाँ पर वो आंटी उसे सब कुछ बताने लग जाती है। तो फिर लीन यहाँ पर उसे एक जेड का बड़ा सा स्टोन देता है, कहता है कि इसे ग्रैंडमा के एक किसी भी जगह पर रख देना, फिर बाद में देखना होता क्या है। तो फिर यहाँ पर जी तुरंत ही चला जाता है उस स्टोन को लेकर और वह ग्रैंडमा के रूप के अंदर डाल देता है और चुपचाप वहाँ से निकल जाता है। दोस्त हम यहाँ पर हुओ को देखते हैं जो कि रूम में यहाँ पर शॉबी से उसके सीनियर के बारे में पूछ रहा था। शॉबी कहते कि हाँ, हम बचपन से एक साथ रहे और मैं तो इसे अपने बड़े भाई वजह से मानती हूँ। यहाँ पर भाई वाला शब्द सुनकर उसे दिल को तसल्ली मिलती है। यहाँ पर वह शॉबी के हाथ को पकड़ता है, कहता है कि अगर मैं ऐसा कर दूँ तो तुम्हारे इवल स्पिरिट्स कम हो जाएंगे। शॉबी कहती कि हाँ, एंड उसके जो नंबर्स थे वो कम हो रहे थे। एंड यहाँ पर वो उसे किस करने के लिए आगे बढ़ता है, बट यहाँ पर वो उसे किस ही नहीं कर पाता। शॉबी कहते कि तुम तो किस करने जा रहे थे ना। वो कहता है कि नहीं, मैं तो बस तुम्हारी आंखों को पास से देख रहा था। फिर उसके बाद में वो सभी लोग वहाँ पर एक ऑक्शन में जाते हैं जहाँ पर लीन भी मौजूद होता है। एंड जानबूझकर यहाँ पर वो शॉबी की आइस में कुछ तो कर देता है जहाँ पर ये सारी चीज़ों से एक प्लानिंग होती है। फिर बाद में सभी लोग यहाँ पर ऑक्शन की शुरुआत कर और ऑक्शन की शुरुआत में यहाँ पर ढेर सारे नॉर्मल स्टोन्स होते हैं जिन स्टोन्स पर यहाँ पर उन्हें बैटिंग लगानी थी। एंड जो स्टोन उनके हाथ में आता उन स्टोन में से किसी न किसी एक स्टोन में आइस वाला मार्बल छुपा हुआ है। तो फिर अब हमें पता चलता है कि किस वजह से यहाँ पर लीन ने उसकी आंखों पर एक शेड डाल दिया था जिस वजह से शॉबी कुछ देख ना पाए। बाद में यहाँ पर शॉबी को एक स्टोन अच्छा लगता है जहाँ पर उसे पता होता है कि उसके अंदर स्टोन नहीं है, बट फिर भी यहाँ पर वो 100 मिलियन बोलती है जिस वजह से जी उसे खरीदने में 200 मिलियन में रेडी हो जाता है। हालांकि यहाँ पर लीन उसे मना करता है लेकिन वो उसकी बातों को सुनने के लिए रेडी नहीं था। एंड जैसे उस स्टोन का टुकड़ा ओपन होता है उसमें कुछ नहीं निकलता। फिर बाद में यहाँ पर एक और स्टोन आता है जो शॉबी 30 मिलियन में खरीद रही होती है। सभी को यकीन होता है कि इसमें से तो कुछ निकलेगा ही नहीं, लेकिन यहाँ पर जैसे ही वो स्टोन कट होता है उसके अंदर वो आइस वाला स्टोन निकल जाता है जिसे देखकर सभी लोग शॉक थे और जी को तो बहुत ही गुस्सा आ जाता है। फिर बाद में यहाँ पर शॉबी उन सारे मार्बल्स का एक पेंडेंट बना देती है और उसे वो यहाँ पर हुओ को दे देती है। वो यहाँ पर उसे कह रहा होता है कि आखिर तुम्हारे नंबर 70 के नीचे कभी जाते क्यों नहीं है। शॉबी कहती है कि सिंपल सी बात है, इंटीमेसी हमारे बीच में क्लोज है। बाद में हुओ शर्मा जाता है, कहती है कि मैं लड़की हूँ, तुम लड़की हो, शर्माना तो मुझे चाहिए। फिर बाद में यहाँ पर वो उसे किस करने के लिए आगे बढ़ता है जितने में यहाँ पर ग्रैंडमा बीच में आ जाती है। तो फिर वो दोनों यहाँ पर शर्माने लग जाते हैं, लेकिन शॉबी यहाँ पर उसे किस जरूर करती है। दूसरा यहाँ पर आंटी जी को थप्पड़ मार रही होती है कि तुम्हारी वजह से हमें वो आइस वाला मार्बल नहीं मिल पाया। फिर इसके बाद में यहाँ पर नेक्स्ट डे आ जाता है जहाँ पर हुआ और शॉबी नीचे थे, लेकिन ग्रैंडमा यहाँ पर जैसी आती है उन्हें चक्कर सा आ जाता है एंड वो यहाँ पर गिरने वाली थी। तो वो लोग यहाँ पर उन्हें लेकर बेडरूम में चले जाते एंड जी और उसकी मम्मा यहाँ पर रोते रोते आ जाते हैं कि हमारी मम्मा को क्या हो गया है। लेकिन फिर बाद में यहाँ पर वह सारा का सारा इंजाम ये लोग यहाँ पर शॉबी पर लगा देते। इतनी में यहाँ पर ग्रैंडमा धीरे धीरे उठना शुरू कर देती है। फिर बाद में यहाँ पर उन्हें वो जेड वाला स्टोन भी मिल जाता है जिसे देखकर यहाँ पर शॉबी कहने लग जाती है कि मुझे पता है ये सब कुछ किसने किया। आंटी और जी कहते कि देखो हमारी तरफ देखो भी मत। और यहाँ पर शॉबी अपने मेडिसिन को बाहर निकाल कर उनके गले में डाल देती है, यानी कि वो लोग उस मेडिसिन को खा लेते। शॉबी कहते कि अब इससे तुम्हारी बॉडी में बहुत पेन होगा, जब तक तुम सच नहीं बोलोगे तब तक। एंड यहाँ पर उन्हें सच बोलना ही पड़ता है, जहाँ पर शॉबी की एनर्जी वीक पड़ जाती है। यहाँ पर वो ग्रैंडमा को हर्ट करने वाली थी, लेकिन शॉबी यहाँ पर आंटी को टच कर देती है जिस वजह से आंटी के हाथ में पूरा का पूरा बर्न आने लग जाता है। एंड इतने में यहाँ पर गार्ड्स आते हैं जो उन्हें लेकर वहाँ से चले जाते हैं। फिर बाद में यहाँ पर वो इविल स्पिरिट आ जाता है जैंग की वाइफ का, और यहाँ पर वो उसे उस लोकेशन के बारे में बता देती है जो कि उनके घर के गार्डन में होता है। तो वो लोग तुरंत ही वहाँ पर उनके गार्डन में चले जाते हैं जहाँ पर शॉबी उस इविल स्पिरिट को ब्रेक कर लेती है। एंड यहाँ पर लीन बहुत खुश हो जाता है कि शॉबी ने मेरे कर्ज को ब्रेक कर दिया है, अब देखना वो मेरी ही होकर रहेगी। फिर बाद में यहाँ पर शॉबी जैसे लीन को टच करने जाती है, लीन को यहाँ पर एक बार फिर से बिजली का झटका मिल जाता है जिस वजह से वो बेहोश हो जाता है एंड वो उसे लेकर तुरंत ही हॉस्पिटल चली जाती है। फिर बाद में लीन यहाँ पर आकर उसे बताने लग जाता है कि देखो तुम्हारा और मेरा ही यहाँ पर एक साथ रिश्ता बन सकता है, ना कि तुम्हारा और हुओ का। शॉबी को यहाँ पर कुछ समझ नहीं आ रहा था, वो उसे समझाती है कि देखो मैं हुओ को टच करती तो हुओ को कुछ भी नहीं होता। लीन उसे कहता है कि अब उसे होगा, तब तक मेरी इविल शक्तियाँ उसके साथ में थी जिस वजह से उसे कुछ नहीं हो पा रहा था, बट उसकी सारी इविल शक्तियाँ ब्रेक हो चुकी है। जहाँ पर तुम उसे टच करोगे तो अब तो वो पक्का कुछ ना कुछ उसे होकर ही रहेगा। बाद में यहाँ पर वो उसे कहता है अभी टाइम में तुम यहाँ पर उसे छोड़ सकती हो वरना तुम उसकी लाइफ खराब कर दोगी। एंड यहाँ पर शॉबी का पूरा ब्रेन वॉश हो जाता है, जहाँ पर वो समझ जाती है कि अगर वो हुओ के साथ रहेगी तो वो अपना टाइम और सारी चीज़ें उसके साथ में स्पेंड कर नहीं पाएगी और वो हुओ की लाइफ को भी ख़राब कर सकती है।
इस वजह से यहाँ पर वो डेजी के पास चली जाती है, कहती कि तुम्हें मिसेस हुआ बनना था, मैं डिवोर्स फाइल करने वाली हूँ। एंड बाद में यहाँ पर वो उसे उसके साथ रहने के लिए कह देती है। डेजी को इनसाइड उसे में कुछ ना कुछ काला लग रहा था, तो फिर शाबी यहाँ पर से कहती कि ऐसा कुछ भी नहीं है, हुआ पहले से ज़्यादा बेटर बन चुका है। एंड यहाँ पर डेजी चली जाती है हॉस्पिटल में, जहाँ पर हुआ उसे देखकर शॉक हो जाता है। एंड यहाँ पर वह शादी की बात करती है तो हुआ उसे साफ साफ मना कर देता है। फिर बाद में यहाँ पर शाबी और लीन घर पर होते हैं, जहाँ पर लीन उसके क्लोज आता है, बट शाबी यहाँ पर उसे अपने आप से दूर कर देती है। लीन कहता है कि देखो यही एक रास्ता है, लेकिन यहाँ पर शाबी के नाम बोलने पर भी वो उसे फोर्स कर रहा था। इतने में यहाँ पर मास्टर गोंग आ जाता है, कहते कि तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई शाबी के साथ फोर्सफुल करने की, अब तो मैं तुम्हें यहाँ पर मेरा शिष्य बिल्कुल नहीं मानना चाहता हूँ। एंड यहाँ पर वह शाबी को लेकर वापस माउंटेन पर चला जाता है। दोस्तों यहाँ पर हुआ डिस्चार्ज होता है हॉस्पिटल से, जहाँ पर ग्रैंडमा से मिलती है तो ग्रैंडमा को सारी बातें पता होती है। ग्रैंडमा कहती कि देखो वो फिलहाल माउंटेन्स में है, तो अभी भी तुम जाकर उसे समझा सकते हो। एंड यहाँ पर वो डेजी के रिश्ते को टकरा कर सीधा माउंटेन्स में चला जाता है। मास्टर गोंग कहते कि तुम थोड़ी देरी से आए हो, मैं कब से तुम्हारा वेट कर रहा था। एंड वो उसे लेकर उस केव एरिया में चले जाते हैं, जहाँ पर शाबी ध्यान लगा रही थी। फिर वो शाबी को बुलाने लगते हैं, लेकिन शाबी यहाँ पर उन्हें इग्नोर करी थी। फिर जैसे यहाँ पर वो हुआ का नाम सुनती वो शॉक हो जाती है। फिर भी यहाँ पर वो बाहर आने की रेडी नहीं थी, क्योंकि अगर वो यहाँ पर हुआ को देखेगी तो उसका मन हुआ के साथ जाने का करेगा, लेकिन फिर भी कैसे ना कैसे करके तो वो लोग उससे बाहर निकाल ही देते। बाद में यहाँ पर शाबी उसे समझाती है कि वो उसके साथ क्यों नहीं रह सकती। वो कहता है कि मैं रह लूँगा, तुम और मैं एकदम दूर दूर रहेंगे, एक दूसरे को टच भी नहीं करेंगे। शाबी कहते हैं कि चीज़ें ऐसी नहीं होती, तुम नॉर्मल ह्यूमन बींग हो, यहाँ पर तुम्हें ज़िंदगी अपनी नॉर्मल ह्यूमन बींग जैसी बितानी चाहिए। दोस्तों यहाँ पर मास्टर गोंग हंसते रहते, कहते कि देखो तुम्हारे जो हॉरोस्कोप्स है यानी कि कुंडलियाँ वो एक दूसरे से मिलती है। एंड यहाँ पर जब तुम्हारे बीच में इंटीमेशन होगा, यानी कि तुम दोनों नाइट स्पेंड करोगे, तब जाकर ये चीज़ ब्रेक होगी। तो फिर यहाँ पर उन्हें पता चल जाता है कि इस चीज़ के लिए यहाँ पर उन्हें नाइट स्पेंड करनी होगी, जिस वजह से शाबी उसके बाद में अगर नेक्स्ट टाइम उसे टच भी करेगी तो ऐसा कुछ भी नहीं होगा। एंड यहाँ पर वो उसे खुशी खुशी उठा लेता है, जहाँ पर शाबी हंस रही होती है, कहती कि देखा ये बात करने से यहाँ पर तुम्हें कुछ नहीं हो रहा, लेकिन चलते चलते यहाँ पर वो का पैर मुड़ रहा होता है, बट फिर भी वो उसे लेकर जा रहा होता है। एंड यही होती है इस ड्रामा की फाइनल एंडिंग, जहाँ पर उन्हें उनकी लाइफ का सोल्यूशन मिल गया होता है।